Hello friends, my name is Nitesh Maurya and I am going to tell about introduction about physics. So जैसा कि आप सब जानते हैं फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, ऐसा ब्रांच है जो नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करता है. So let's have a look around some thing which I have presented to you. So first question arises, what is physics? आप सोचिए और आप सोचिए और अपने नॉलेज के बेसिस पर एक्सप्लेन करिए कि क्या है फिजिक्स. उसके पहले मैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहता हूँ, मतलब कि मेन एम ये वीडियो बनाने का ये है कि आपको फिजिक्स के मेजर एरिया से रूबरू कराना और आपको ये बताना कि फिजिक्स का पावर क्या है इस वर्ल्ड में, फिजिक्स क्यों यूज होता है. ओके, सो आपको मेजर एरियाज को आइडेंटिफाई कराऊंगा थोड़ा सा मैं, और थोड़े से साइंटिफिक मेथड्स होंगे उसको एक्सप्लेन करूंगा और आप उसके रोल मॉडल्स और डायग्राम समझ जाएंगे. हम इन सबको एकदम इन डेप्थ तो नहीं लेंगे और डीपली तो नहीं लेंगे, पर हाँ ब्रॉडली हम सभी ब्रांचेस और फिजिक्स के इम्पोर्टेंस को, साइंस में क्या है वो देखेंगे और ये जानेंगे कि क्यों फिजिक्स को क्वीन ऑफ द साइंस कहा जाता है. सो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज फिजिक्स. क्या आप जानते हैं? अभी तक आपके पास जितना भी नॉलेज है, आपके ब्रेन में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आइडियाज है, जितने भी स्टडीज है, उसके हिसाब से आप सोचिए एंड खुद को जवाब देने की कोशिश करिए कि व्हाट इज फिजिक्स. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं. इससे आपका ये थिंकिंग लेवल और लॉजिक बिल्डिंग यहाँ से ही शुरू हो जाएगा आपका, मतलब कि अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना ही एक अच्छे, मतलब कि एक आइडियाज को वही बर्थ देता है. सो व्हाट इज फिजिक्स, लेट्स लुक. इसका जवाब मैं दूंगा आपको कुछ देर में. उसके पहले लेट्स लुक एट द फील्ड ऑफ साइंस यू हैव सीन सो फार. मतलब कि चलो थोड़ा सा देखते हैं जो भी आपने नेचर में जो भी साइंस देखा है आज तक यानी अभी तक, उसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक एजुकेशनल वे में, मतलब कि उसको एजुकेशन में कैसे, मतलब उसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उस वे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं. सो सबसे पहला आता है अर्थ साइंस. अर्थ साइंस अर्थ साइंस मतलब कि जो भी हमको एक पत्थर दिखता है, जीवाश्म दिखता है और फिर सेडिमेंट दिखते हैं, मतलब कि जो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जो भी एक मैल होता है और फिर जो भी अनयूज्ड वो रहता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट. अनयूज्ड मैटर कह सकते हैं और भी आप देख सकते हैं. और मिट्टी हो गया और फिर पहाड़ हो गया, वाटर हो गया, ये सब आप जो भी देखते हैं, जो भी आपको दिखता है एक ऊपर ऊपर लेवल से, जो भी आप देखते हैं उसकी स्टडी की जाती है और वो साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच में आता है जिसका नाम है अर्थ साइंस. तो अर्थ साइंस के अंदर ये स्टडी की जाती है, लेकिन हम आज अर्थ साइंस को तो पढ़ने वाले नहीं है, उसको कभी और देखेंगे. आज हम पढ़ेंगे क्या आप वो जानते हैं. सेकंड आता है जो भी हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं या फिर कोई भी जानवर देखते हैं, पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, फ्लावर देखते हैं और फिर फ्रूट देखते हैं, जो भी ये सब कुछ भी होता है, जो भी मतलब लिविंग थिंग से रिलेटेड हो. बायो मतलब होता है कि लाइफ, तो फिर लिविंग लाइफ किसके अंदर रहेगी? लिविंग थिंग. नॉन लिविंग के अंदर तो लाइफ होगी नहीं. आपका मोबाइल तो खुद से सांस लेता नहीं है और भी लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज शो करता नहीं है. तो जो भी लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज होगी, मतलब कि उसकी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गई, उसके ऑर्गेन की स्टडी, या फिर कोई भी फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, उसके पार्ट्स की स्टडी, वो सब स्टडी किसके अंदर आती है? बायोलॉजी के अंदर. तो
बायोलॉजी का एक साइंस का ही ब्रांच है, जो भी उसके अपने इम्पोर्टेंस है, सभी ब्रांच के अपने इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है? द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। मतलब कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ मतलब कोई भी जो भी मैटर अपने को दिखता है, यानी कि जो भी अभी दिख रहा है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंपास हो गया, पेंसिल हो गया, शॉर्पनर हो गया, इरेजर हो गया, बुक हो गया, नोटबुक हो गया, चार्जर हो गया, कुछ भी जो भी हमें दिखता है, उसके कंपोजिशन मतलब वो किस चीज से बना होगा, है ना? वो किस चीज से कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस बना होगा, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। कोई भी सब्सटेंस जो है एक यूनिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एलिमेंट बोल सकते हो या फिर कंपोजिशंस बोल सकते हो, उसके कंपोजिशन से डिफरेंट होते हैं, या फिर वो एक अलग अलग एक मेन एलिमेंट से बना होता है, तो उस टाइप के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। सो एक मैथ भी होता है सब्जेक्ट। एक क्या मतलब कि मैथ्स तो होता ही है, मैथ्स को एक क्या बोला जाता है? किंग ऑफ साइंस, यानी कि किंग ऑफ साइंस है, राजा है साइंस का। एक राजा कौन है? मैथ्स। मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। सो मैथ्स को ये भी कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? मैथ्स को कहा जाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। मतलब कि यूनिवर्स को मैथ्स के लैंग्वेज में समझा जा सकता है। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, कोई भी मोशन हो रहा है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है, मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा जा सकता है। तो तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स। सो मैथ्स के बारे में और कभी बोल बताएंगे आपको। सो अब क्या बचता है? अब अपना मेन चीज क्या बचता है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है द स्टडी ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। मतलब कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसकी स्टडी करना ही फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब कि जो भी हमको दिखता है, अपने आंखों से दिखता है, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, या फिर मून हो गया, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी लड़का जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन कितने की स्पीड से जा रहा है, कितने की वेलोसिटी से जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, उसका उसकी पटरी है, उसका इंजन है, उसके इंजन का मतलब कि कितना उसने उसमें फ्यूल लगा है, ये सब की स्टडी क्या है? फिजिक्स से। फिजिक्स से हम ये बता सकते हैं कि ये मोशन हो रहा है, तो 1 घंटे बाद ये मोशन है तो इसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब कि तुम अगर यहाँ से गांव के लिए निकले तो आपको टाइमिंग पता चल जाता है। ये कैसे पता चल पा रहा है आपको? फिजिक्स की वजह से ही पता चल पा रहा है। मतलब कि ट्रेन का मोशन एक डिफाइन रहता है, और हम उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और एक्यूरेसी भी बहुत मोस्ट एक्यूरेट रहता है, अगर बीच में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना आए तो। फिजिक्स से मतलब कि कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। सो अभी अब तक हमने देखा कि फिजिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि उसका रोल क्या है। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हाँ फिजिक्स होता है, ये होता है, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी होती है, जो भी हमको यूनिवर्स में दिख रहा है वो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। लेकिन उसका रोल क्या है? ये मतलब ब्रांच बना ही क्यों है ना? मतलब कि फिजिक्स को बनाया ही क्यों गया है? क्या सिर्फ वो मार्क्स के लिए, या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, या फिर दूसरों को मदद करने के लिए भी है? मतलब कि उसका रोल क्या है, मेन मोटिव क्या था उसका, वो देखते हैं। फिजिक्स देखो, फिजिक्स आपको कुछ इमेज दिख रहा होगा, वो शायद यूकैरियोटिक सेल का है। सो फिजिक्स अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस एंड हाउ इट बिहेव्स। मतलब कि फिजिक्स कोशिश करता है जो अपने आसपास का वर्ल्ड है वो कैसे बिहेव करता है, उसकी वो ट्राई करने की कोशिश करता है। मतलब कि हमारे आसपास जो भी है, अर्थ को ही ले लो, अर्थ कैसे बिहेव कर रहा है? अर्थ भी एक स्पेसिफिक मोशन को फॉलो कर रहा है, उसकी भी कुछ तो मतलब वो कैसे कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम कर रहा है,
इसका स्टडी जो है फिजिक्स के अंदर आता है। मतलब कि अब तक हमने ये भी समझ लिया कि फिजिक्स क्या अटेम्प्ट करता है, मतलब क्या करने की कोशिश करता है, क्या ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे करता है ये हमें नहीं पता। और इसका आंसर बहुत बड़ा है, जो कि मैं छोटा, मतलब कि शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। थ्रू द यूज ऑफ स्मॉल नंबर्स, of basic concepts, equations, and assumptions, along with the language of mathematics, physics can describe a broad range of phenomena. ये कैसे करता है? यही लिखा है इसमें। कैसे करता है? स्मॉल नंबर्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, इक्वेशन का यूज करके, एंड अजम्पशंस, और उसके साथ साथ मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करके ये क्या करता है? जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जो भी नेचर में हो रहा है वो कैसे काम करता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश काफी हद तक करता है। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स नहीं तो कुछ भी नहीं। सो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मेन एरियाज ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के तो बहुत सारे ब्रांच है, वैसे तो अनगिनत ब्रांच है, पर मेन आपको जो आगे की थोड़ी सी स्टडीज में इम्पोर्टेंट होंगे, 11th 12th की स्टडीज में इम्पोर्टेंट होंगे, रिलेटिविटी को छोड़ के, यानी कि सात, यहाँ पे सात लिखे हैं, रिलेटिविटी भी कुछ हद तक है यहाँ पे, और फिर नहीं भी है। तो ये जो सात मेजर ब्रांचेस है फिजिक्स के, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके सब उसके ब्रांचेस जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब कि जो भी मोशन हो रहा है, जो भी अपने आसपास जो भी मोशन हो रहा है, एक बस जा रही होगी, एक ट्रेन जा रहा होगा, एक साइकिल जा रही होगी, ट्रक ट्रक जा रहा होगा, उसका वेलोसिटी होगा, उसका स्पीड होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, उसका पोजीशन भी होगा, यानी कि ये सब काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब स्टडीज जो है किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए भी और बाकी सब लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी। मतलब आप बोल सकते हैं, आपको जिस बंदे को मैकेनिक्स अच्छे से नहीं आती उसको फिजिक्स भी अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि ये हर ब्रांचेस में इसका यूज डेफिनेटली ही होता है। इसको बेसिक्स कहा जा सकता है, यानी कि ये ही फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड फिजिक्स है। सो जिसको भी फिजिक्स का चैंपियन बनना है, फिजिक्स का मास्टर बनना है, फिजिक्स का बादशाह बनना है, वो इस मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग पे इसको फोकस करे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करे, थ्योरी अंडरस्टैंड करे, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये आगे यूज होने ही वाला है, डेफिनेटली यूज होगा। तो आप इसका, इसके यूज से बाकी सब चैप्टर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। तो मैकेनिक्स के तो बहुत इंपॉर्टेंस है, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। सेकंड आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है? मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है कोई भी चीज थोड़े से स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, डायनेमिक मतलब थोड़ी सी मूवमेंट में, मोशन वाली। डायनेमिक, डायनेमिक है, थोड़ा सा डायनेमिक नेचर शो करती है। यानी कि ये क्या करता है थर्मोडायनेमिक, जो फिजिक्स का ब्रांच है, ये भी बहुत बड़ा ब्रांच है, जो स्टडी करता है एक टेम्परेचर की, मतलब अपने आसपास कुछ तो टेम्परेचर है, और कोई भी चीज है, हम लोग आइस ले लिए तो वो, आइस ले लिए तो कुछ टाइम बाद वो अपने हाथ हाथ में आइस क्यूब ले लिया, आइस क्यूब कुछ टाइम में क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? इसका रीजन बताता है थर्मोडायनेमिक्स। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, नन्हा सा छोटा सा एग्जांपल था। इससे कई ज्यादा एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स के हैं, जो कि केमिस्ट्री में भी आते हैं और फिजिक्स में भी आते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छा कर लेते हो तो आपको एक चैप्टर से दो सब्जेक्ट के चैप्टर नहीं पढ़ सकते, मतलब कि आपको डबल फायदा हो सकता है ये चैप्टर करने से। थर्ड आता है वाइब्रेशन एंड मोशन। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव मोशन लिखा है इसमें। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है, यानी कि वो हिल रही है, मतलब कि अपने पोजीशन पे उस कुछ कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल में एक तरफ जाके फिर से आ रही है, जाके फिर से आ रही, जाके फिर से आ रही, जाके फिर से आ रही।
इसका मतलब वो वाइब्रेट कर रही है। मोबाइल अपना वाइब्रेट होता है तो वो भी ऐसे करता है। उसके अंदर एक कुछ तो उसका पार्ट्स रहता है, उसका नाम मैं भूल गया। उस वो भी क्या करता है ऐसे वाइब्रेट मोशन करता है अपने पोजीशन पे कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर, कुछ फिक्स टाइम इंटरवल पर वापस आ जाता है। जाके वापस आना, जाके वापस आना, जाके वापस आना। यही चीज अगर रेपिटेटिव वे में चलने लगे तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। और यही वाइब्रेशन जहाँ पे है वहाँ पे वेव्स होना ही है। यानी कि वेव्स जो होते हैं, वेव्स मतलब कि होता है उसका भी, वेव्स का अलग ही अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे साउंड वेव, लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक साउंड वेव क्रिएट हो रहा है और वो वेव मेरे माइक में माइक तक ट्रेवल कर रहा है। फिर वहां से माइक अपना उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके स्पीकर से, आपके ईयरफोन से आपको फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको सुनाई दे रहा है। और वेव से लाइट है, लाइट भी एक वेव है, आपको पता ही होगा। और लाइट, वैसे तो लाइट को लाइट का ड्यूअल नेचर माना जाता है, तो उसमें से एक है वेव नेचर। आप आगे समझ जाएंगे धीरे धीरे। आप आप मतलब फर्स्ट स्टेप है ये। तो धीरे धीरे आप डेप्थ में जैसे जैसे जाएंगे तो आपको और भी अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, तब जब तक आप ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे। उसके बाद वाला एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के भी ब्रॉडली देखा जाए तो दो टॉपिक्स है, सॉरी दो ब्रांच है, सब ब्रांच है अपने अपने 11 12 सिलेबस में, जो कि आता है ज्योमेट्रिकल और फिर ऑप्टिक और फिर वेव वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको सीखने मिलेगा लेंस के बारे में, मिरर के बारे में। लेंस भी होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्केव होते हैं, मिरर भी होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्केव होते हैं, उसके फोकस में, उसके फोकल लेंथ में, फिर बाकी सब ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो सब आपको पढ़ने मिलेंगे। ये भी एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिजिक्स का, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं, जो भी करंट है, करंट वायर में फ्लो होता है और फिर मतलब कि एयर में भी फ्लो करना पॉसिबल है। टेस्ला कॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी ऐसे भी फिनोमेना है जो इसने प्रूव किया है कि करंट को एयर में भी फ्लो किया जा सकता है। पर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, अपने लेवल की बात कर रहा हूँ कि जो वायर है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पावर होता है, हीट जनरेट होता है, जूल होता है, वो सब आप पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म भी आता है, करंट है, करंट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आप जानते ही होंगे। और फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल रिपल करते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। आप 10वीं से आए, अगर थोड़े से आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो भी आप धीरे धीरे जान जाएंगे। ये भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है ब्रांच है फिजिक्स का। और लाइट, लाइट के बारे में क्या ही कहना, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप आगे सीखेंगे। रिलेटिविटी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टू फिफ्थ आपने जो देखा है वो सब एक क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। मतलब कि जो 19th सेंचुरी है ना, उसके पहले से ही ये सब पांचों चीजें बहुत ट्रेंड पे चले। फिर उसके बाद से क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी की शुरुआत हुई। फिर क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी ये है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। ये सबसे ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है फिजिक्स का। लेकिन ये सब आप तभी अंडरस्टैंड करेंगे जब आपको क्लासिकल फिजिक्स के थोड़े बहुत नॉलेज होंगे, स्पेशली मैकेनिक्स के अगर आपको नॉलेज होते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और हायर स्टडीज कर सकते हैं। रिलेटिविटी क्या करता है, पार्टिकल्स मूविंग एट एनी स्पीड रिलेटिव टू एनी ऑब्जर्वर। रिलेटिविटी यही बोलता है, सीधा सा यही बोलता है कि कोई भी, एवरीथिंग इज रिलेटिव। मतलब मैं, अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आपको लग रहा है आप रुके हैं, पर अगर अर्थ अर्थ घूम रहा है, किसी भी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसके स्पीड से देखा जाए तो आप मूव कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप छोटा एग्जांपल लेते हैं, कोई कार में बैठा है
कार में वो बैठा है ना, मान लो आपका दोस्त है कार में बैठा है, वो तो बैठा है ना। अब उसको पूछोगे तो हाँ वो बैठा है, वो रुका है, यानी कि वो उसकी वेलोसिटी जीरो है। पर अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, वो तो मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी समथिंग है विच इज इक्वल टू कार। सो इससे पता चलता है कि वेलोसिटी जो है रिलेटिव है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे क्वांटिटीज है जो रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, मतलब कि डिपेंड करते हैं कि आप उसे कहाँ से देख रहे हैं। अब इस कहाँ से देखने को ही बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है। यही रिलेटिविटी का मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी इन डेप्थ आपको बाद में सीखने मिलेगा। फिर आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडीज को ही क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके को बिहेवियर की स्टडीज करना, जैसे प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके भी जैसे छोटे पार्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्वार्क्स हो गए। ऐसे भी बहुत सारे पार्टिकल्स की खोज अभी भी की जा रही है। ये मतलब सबसे लेटेस्ट स्टडी देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स में अभी भी हो रहे हैं। तो आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको अलग ही लेवल का मजा है। सो विच एरिया ऑफ फिजिक्स वुड बी द मोस्ट रेलेवेंट टू ईच ऑफ दिस सिचुएशन। आपको कुछ पास सिचुएशन दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से फिजिक्स से रेलेवेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है। आपको आप थोड़ा सोच सकते हैं, अपने थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सोच ले, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है हाई स्कूल फुटबॉल गेम, मतलब कि एक स्कूल है उसमें फुटबॉल गेम खेला जा रहा है, तो क्या उसमें फिजिक्स के लॉस रेलेवेंट है? यस, लिटिल बिट, बट क्वेश्चन क्या मोस्ट। सो हाँ, एप्लीकेबल है। फूड प्रिपरेशन फ्रॉम प्रॉम, तो हाँ इसमें फिजिक्स यूजफुल है। प्लेइंग इन द स्कूल बैंड, स्कूल बैंड में आप खेल रहे हैं तो हाँ इसमें भी फिजिक्स एप्लीकेबल है। मैंने कहा ना फिजिक्स हर जगह अवेलेबल है, बस आपको देखने की जरूरत है। लाइटनिंग इन द थंडरस्टॉर्म, आप बोलेंगे इसमें फिजिक्स कैसे? जो क्लाउड्स है वो भी चार्ज होते हैं डिस्चार्ज होते हैं, उसकी वजह से ही बिजली कड़कती है। थंडरस्टॉर्म मतलब समझ ही रहे होंगे ना आप, बिजली, बिजली कड़कना बारिश में। तो हाँ इसमें भी फिजिक्स क्या है, एप्लीकेबल है। wearing a pair of glass outside in the sun, अब सन के सनग्लास पहनते हैं बाहर निकल के, क्या इसमें भी फिजिक्स है? जी हाँ बिल्कुल। इसमें फिजिक्स ऐसा है कि सनग्लास पे सनलाइट पड़ते ही वो रिफ्लेक्ट करती है, तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम आता है, आपकी आंखों पे लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है, तो उससे उसमें आप वेव ऑप्टिक्स का यूज कर सकते हैं। बाकी और भी चीजें हैं जो आपको डिस्कवर करनी पड़ेगी खुद से। सो सम साइंटिफिक मेथड इन केस यू फॉरगॉट। सबसे पहले देखो ऑब्जर्वेशन किया जाता है एंड डाटा कलेक्शन किया जाता है, तो उससे एक क्वेश्चन अराइव हो जाता है। तो उससे एक मन में ही थियोरेटिकल चीज बनाई ली जाती है जो इसका प्रूफ नहीं होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। फिर उसको किया जाता है फॉर्मुलेटेड एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि वो जो हाइपोथेसिस माना जाता है, तो वो उसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट करने के बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड रिवाइज द हाइपोथेसिस इफ नेसेसरी। तो उससे क्या करते हैं, उसका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं वो चेक किया जाता है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हाइपोथेसिस को फिर से रिवाइज किया जाता है, उसमें कुछ करेक्शंस किए जाते हैं। इस प्रकार कोई भी और एक चीज, स्टेट कंक्लूजन इन फॉर्म ऑफ दैट अदर्स कैन इवेल्युएट। फिर लास्ट में जाके उसका कंक्लूजन दिया जाता है। अगर फिर से किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट उठाया तो फिर से उसका रिवीजन रिवाइज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हाइपोथेसिस फिर से चेंज किया जाता है। तो ये है एक कोई भी चीज, कोई भी जो आप ऐसे ही लॉ पढ़ते हैं ना, उसके पीछे ये सब हुआ रहता है। साइंटिफिक मेथड ये है। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप थोड़ा सा आपको बाउंसर क्या रहेगा। तो सपोज करो न्यूटन है, पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। न्यूटन क्या है, पेड़ के नीचे बैठा है, तो उसके सर पे अगर एप्पल गिर रहा है, ठीक है, ये उसका ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। और एप्पल किधर गिर रहा है, पेड़ से नीचे गिर रहा है, मतलब अप टू डाउन। किसकी तरफ गिर रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका, अर्थ की तरफ है। डाउन डाउन मतलब अर्थ ही है ना, ऊपर तो नहीं है, ऊपर तो स्पेस है। मतलब कि हम लोग स्पेस में जाने के लिए कैसा करते हो,
यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसा जाते 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 एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है, उसके बाहर चले जाते हैं तो फिर मतलब स्पेस में आ जाते हैं। तो वैसा ही बोल रहा हूँ मैं कि एप्पल जो है नीचे गिरता है, यानी कि अर्थ की तरफ गिरता है, तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया एप्पल गिर रहा है, डाटा कलेक्ट किया क्या न्यूटन ने कि वो किसकी तरफ गिर रहे हैं, अर्थ की तरफ गिर रहे हैं। फिर उसने हाइपोथेसिस दी कि ये कोई फील्ड रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ऐसा मन में ही सोच लिया। फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसका हाइपोथेसिस सही है या फिर नहीं है। फिर जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, फिर रिजल्ट देखा जाएगा, फिर उससे इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब कि एक अंदाजा लगाया जाएगा, एक वो किया जाएगा कि ये हाइपोथेसिस इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर फिट बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो उसको रिवाइज किया जाता है, और भी कुछ करेक्शन होते हैं, अगेन एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, रिजल्ट चेक करने होते हैं, हाइपोथेसिस चेक करने होते हैं, ऐसे करते 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 कई लोग बहुत सारे अटेम्प्ट भी देने पड़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में कोई भी एक्सपेरिमेंट का आंसर मिल जाता है। तो बहुत बार ऐसे करते करते तब जाके तब जाके वो उसको मिलता है, और फिर लास्ट में जाके वो अपना पेपर पब्लिश कर देते हैं, और फिर कंक्लूजन दे देते हैं, जो कि सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, सब साइंटिस्ट लोग मिलके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये है बात साइंटिफिक मेथड की। जैसे कि आप जानते होंगे थॉमस एल्वा एडिशन, जिसने लाइट बल्ब की का आविष्कार किया था, तो वो 100 टाइम्स फेल हुआ था एक्सपेरिमेंट में। सोचो उसके अंदर कितना ही पेशेंस था, और एक कुछ नया इन्वेंट करने का जिद था। So, models in science, the physical world is very complex, and often physicists will use simple models to explain the most fundamental features of a particular phenomenon. ये बहुत हो गई इंग्लिश। तो फिजिकल वर्ल्ड है जो है वो कॉम्प्लेक्स है, हमको दिखता है आसानी से ये दुनिया चल रही है, यहाँ चल रही है, कोई भी चीज़ हाँ हो रही है, हमको लगता है ये बहुत आसान है, पर नहीं। एक्चुअल उसकी बारीकी से हर एक फिनोमिना को समझा जाए, उसकी स्टडीज किया जाए, उसके इक्वेशन किया जाए, उसमें घुसा जाए, तो वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है। तो उसको क्या करते हैं फिजिसिस्ट जो रहते हैं, जो साइंटिस्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में एक कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं, तब जाके उसके उसका कंक्लूजन निकलता है, फिर उससे कुछ एप्लीकेशन, उसके कुछ उपयोग लाए जाते हैं रियल वर्ल्ड में। सो वो लोग क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम वो होता है जिसपे आपको फोकस करना है, सराउंडिंग वो है सिस्टम को छोड़ के बाकी सब चीज़ें जो बचती है वो सराउंडिंग होती है। जैसे कि आप अभी लैपटॉप को देख रहे हैं तो आपके लिए लैपटॉप एक सिस्टम हो गया, मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपके लिए एक सिस्टम मोबाइल हो गया। बाकी सब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कोई घूम रहा है, कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो सब सराउंडिंग हो गया। ठीक है। अर्थ घूम रही है, मून घूम रहा है उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, बहुत सारे कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ भी तो चल ही रहा होगा। तो बाकी सब आपको छोड़ के बाकी सब जितने भी चीज़ें हो गई आपके लिए सराउंडिंग हो गई। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके। सेट ऑफ आइटम्स और इंटरेक्शंस कंसिडर ए डिस्टिंक्ट फिजिकल एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। ठीक है। फिर एक मॉडल आता है, रेप्लिका ऑफ डिस्क्रिप्शन डिजाइनिंग टू शो द स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम और कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, आगे चल के आप और अच्छे से समझेंगे। ओके। सो व्हाट्स रिलेवेंट इफ वी वांट टू स्टडी द बॉल्स मोशन। ये ब्लर है तो ये इमेज लिया मैंने। अगर आपको बॉल्स का मोशन समझना है तो इसमें भी सोचो, फिजिक्स आपको जो बॉल है एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को उस कर्व का इक्वेशन बनाया जाता है फिजिक्स में, और उसकी स्टडी की जाती है, और उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है वो फ्यूचर में, यानी कि कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद वो बॉल कहाँ पे होगा और उसका पोजीशन क्या होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और कई, ये तो एक छोटा एप्लीकेशन हो गया।
इससे भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कब तूफान आएगा, कब कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकराएगा, ये सब की जानकारी हमें पहले से ही पता चल जाती है। ये सब हो पाया है फिजिक्स की वजह से ही। जैसे कि कोई बॉल फेंक रहा है तो उसका कर्व है, तो उसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। पैराबोलिक मोशन आपको एक चैप्टर ही है फिजिक्स में, आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया होंगे। उसका जो कर्व रहता है, स्पेसिफिक कर्व होता है, उसका इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन से उसको सॉल्व करके उस टाइम का और फिर हाइट का या फिर पोजीशन का पता लगाया जाता है, उसके एक्सीलरेशन का पता लगाया जाता है। सो कोई भी साइंटिफिक मॉडल है तो वो कैसे उपयोग में आ रही है, कैसे उसका हेल्प हेल्प हो रहा है, उसके क्या फायदे हैं, वो देखते हैं। मॉडल्स कैन हेल्प बिल्ड हाइपोथेसिस। कोई भी जो मॉडल होते हैं ना, जैसे कि इसमें गैलीलियो का थॉट एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, मतलब उसने सिर्फ सोचा ही था। तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। मतलब दो, कोई भी हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट है तो दोनों को छोड़ा जाए, तो हम लोग पहले सोचते थे, मतलब गैलीलियो के पहले हम लोग सोचते थे कि हैवी वाला ऑब्जेक्ट जमीन पे जल्दी आता है और जो लाइट वाला ऑब्जेक्ट रहता है वो स्लो आता है, पर ऐसा नहीं था। गैलीलियो का थॉट एक्सपेरिमेंट था, फिर बाद में उसने आगे चल के प्रूव भी किया। मतलब न्यूटन ने भी उसमें कई कुछ बहुत सारे हेल्प किए, तो उससे पता चला कि हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मास मास कितना भी ज्यादा रहे कम रहे, वो दोनों साथ में अ, साथ में ही पहुंचेंगे। तो कैसे हेल्पफुल है सेकंड, मॉडल्स हेल्प गाइड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। पहला तो आपने देख लिया कि हाँ वो हाइपोथेसिस के लिए था। सेकंड क्या है, हेल्प टू गाइड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मतलब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को बनाने के लिए भी मॉडल बहुत यूजफुल है। तो एनी हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेड इन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई भी जो हाइपोथेसिस होता है उसको एक लिमिट होती है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वही लिखा है। एनी हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेड इन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। मतलब कि उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल फैक्टर किया जा सकता है, मतलब कि 19 20 का फर्क हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जी, स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8, जो कि एक्चुअल में कुछ और है, फिर भी हम लोग 9.8 देते हैं। कई जगह तो हम लोग 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये छोटा मोटा एप्लीकेशन एक स्मॉल लेवल पे चलता है, लेकिन हायर लेवल पे, जैसे आप इसरो में साइंटिस्ट है तो आप ऐसी गलती करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वहां पर ऐसी गलती नहीं चलेगी, पर स्मॉलर लेवल पर गलती नजरअंदाज की जा सकती है। सो द बेस्ट हाइपोथेसिस कैन मेक प्रिडिक्शन इन न्यू सिचुएशन। जो हाइपोथेसिस अगर वो बेस्ट है तो वो एक नया ही प्रिडिक्शन कर सकता है, न्यू सिचुएशन बता सकता है। एक एग्जांपल भी दिया गया है, गैलीलियो डेवलप्ड a hypothesis for the free fall of objects in space, however the technology to create a vacuum would not be available for a many years later। मतलब समझ रहे हैं, जो गैलीलियो ने हाइपोथेसिस डेवलप की थी कि हाइयर मास वाले ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही टाइम पर गिरते हैं, तो ये एप्लीकेबल था वैक्यूम के लिए, पर कुछ हद तक ये ये एप्लीकेबल है अपने रियल वर्ल्ड में। मैं समझा दूं आपको, आप जानते हैं ये अपना जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे वैक्यूम तो नहीं है। वैक्यूम कहाँ पे है, स्पेस में। मतलब कि वहाँ पर कोई भी प्रेशर, एयर प्रेशर नहीं है। अपने इधर प्रेशर है जो कि बहुत है, बहुत है। ठीक है, तो और अपने इधर एयर रेजिस्टेंस भी है, मतलब कि प्रेशर भी है, एयर रेजिस्टेंस भी है। तो जो गैलीलियो का हाइपोथेसिस था वो कहाँ एप्लीकेबल था, वैक्यूम, वैक्यूम के लिए। पर कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक ये एयर रेजिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल था, तो इसी को बोला जाता है द बेस्ट हाइपोथेसिस। सो रैप अप करते हैं, लास्ट स्लाइड। सो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कार दैट pertains to each field of physics, briefly describe how that part contributes to the car operation। आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ आपको सोचने हैं, कुछ होमवर्क टाइप है, मतलब आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा। आपको पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कार का एग्जांपल दीजिए
जो सभी फिजिक्स के लॉ को फिजिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसके ऑपरेशंस आपको बताने हैं, सोचने हैं मतलब। इसका जवाब मैं आपको चाहिए तो बाद में दूंगा, पर आप पहले खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज देयर अ सिंगल करेक्ट वे फॉर फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या कोई भी एक एक अकेला रास्ता है, करेक्ट रास्ता है जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, मतलब कि जो भी मैंने आपको साइंटिफिक मेथड बताया है, क्या क्या उसके लिए कोई अकेला भी रास्ता है, ऐसा आपको ढूंढना है। हाउ इज मॉडल हेल्पफुल व्हेन अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। कोई भी मॉडल है ना, तो वो कैसे अटेम्प्ट कर रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो थैंक यू गाइस।